नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारत तरंगिणी में। पिछले लेक्चर में हमने रॉलेट सत्याग्रह और जलियांवाला बाग मैसेकर के टॉपिक तक कवर कर लिया था। आज हम खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कवर करेंगे। 20वीं सदी के प्रारंभ में भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव भारतीय राजनीति पर स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। उस समय ऑटोमन अंपायर को विश्व के अंतिम प्रमुख मुस्लिम शक्ति के तौर पर माना जाता था और उसके सुल्तान को इस्लामी जगत का आध्यात्मिक प्रमुख यानी कि खलीफा समझा जाता था। इसलिए जब यूरोपीय शक्तियों ने इस साम्राज्य को कमजोर करना शुरू किया तो इसका गहरा प्रभाव भारत के मुसलमानों पर भी पड़ा। 1911-12 में हुए ट्राइपॉलिटन वॉर और बल्कन वॉर्स ने भारतीय मुसलमानों के बीच यह धारणा पैदा कर दी कि यूरोपीय शक्ति मिलकर ऑटोमन अंपायर को समाप्त करने की साजिश कर रहे हैं। इसी सहानुभूति के कारण भारत में तुर्की की सहायता के लिए टर्किश रिलीफ फंड स्थापित किया गया और मार्च 1912 में रेड क्रिसेंट मेडिकल मिशन को तुर्की भेजा गया। स्थिति और अधिक गंभीर तब हो गई जब प्रथम विश्व युद्ध के दौरान नवंबर 1914 में ब्रिटेन ने टर्की के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। क्योंकि भारत उस समय ब्रिटिश शासन के अधीन था, इसलिए भारतीय मुसलमानों के लिए यह एक संवेदनशील परिस्थिति बन गया। तुर्की के प्रति सहानुभूति रखने वाले नेताओं, खासकर मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली, जो अली ब्रदर्स के नाम से फेमस थे, को ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की की पराजय ने मुसलमानों में यह भय उत्पन्न कर दिया कि इस्लाम की राजनीतिक और धार्मिक स्थिति खतरे में पड़ सकती है। इसी समय यह खबर फैलने लगी कि तुर्की पर एक कठोर शांति संधि लागू किया जाएगा, जिसे बाद में ट्रीटी ऑफ सेवरस के नाम से जाना गया। इस संधि के अंतर्गत तुर्की साम्राज्य को विभाजित करने और उसके क्षेत्रों को अलग अलग शक्तियों के अधीन करने की योजना थी। इन्हीं परिस्थितियों में भारत में खिलाफत आंदोलन का जन्म हुआ। मार्च 1919 में बंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया और यहीं से इस आंदोलन की औपचारिक शुरुआत हुई। नवंबर 1919 में आयोजित खिलाफत सम्मेलन में महात्मा गांधी को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में बुलाया गया। इस आंदोलन की प्रमुख मांगे थी कि खलीफा को मुस्लिम पवित्र स्थलों पर अपना नियंत्रण बनाए रखने दिया जाए, उसे उसके युद्ध पूर्व क्षेत्रों पर यानी कि वर्ल्ड वॉर 1 पहले से जितने भी क्षेत्र थे उनके अधिकार बनाए रखने दिए जाएं ताकि वह इस्लामी जगत का आध्यात्मिक प्रमुख बने रह सके और जजीरत उल अरब, जिसमें अरब, सीरिया, इराक और पैलेस्तीन के क्षेत्र शामिल थे, किसी भी गैर मुस्लिम शक्ति के अधीन ना किया जाए। प्रारंभिक चरण में खिलाफत आंदोलन के भीतर दो प्रवृत्तियां दिखाई देती हैं। पहली प्रवृत्ति मध्यवर्गीय थी यानी कि मॉडरेट थे, जिसका नेतृत्व मुख्यतः बंबई के व्यापारिक वर्ग के नेताओं द्वारा किया जा रहा था। ये नेता संवैधानिक उपायों में विश्वास रखते थे और वॉयसरॉय को प्रतिनिधि मंडल भेजने या पेरिस शांति सम्मेलन, जिससे वर्ल्ड वॉर 1 एंड हुआ, में मुसलमानों के प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने जैसे उपायों के माध्यम से समाधान चाहते थे। दूसरा प्रवृत्ति उग्र नेताओं का था, जिसका नेतृत्व युवा नेता कर रहे थे, जैसे मोहम्मद अली, शौकत अली और अबुल कलाम आजाद। ये नेता हिंदू मुस्लिम एकता के आधार पर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध व्यापक जन आंदोलन शुरू करना चाहते थे। इस समय गांधी जी ने खिलाफत के मुद्दे को अपनाया और प्रारंभ में मॉडरेट्स और रेडिकल के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाई। फरवरी 1920 में गांधी जी ने खिलाफत समिति को सुझाव दिया कि वह अहिंसक असहयोग यानी कि नॉन वायलेंट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का कार्यक्रम अपनाए। धीरे धीरे मॉडरेट नेताओं का प्रभाव कम होने लगा, विशेषकर तब जब डॉक्टर अंसारी और मोहम्मद अली के नेतृत्व में भेजा गया प्रतिनिधि मंडल बिना किसी परिणाम के वापस लौट आए। मई 1920 में जब ट्रीटी ऑफ सेवरस की शर्तों को सार्वजनिक किया गया तो आंदोलन में उग्र नेताओं का प्रभाव और बढ़ गया। 1-2 जून 1920 को इलाहाबाद में आयोजित केंद्रीय खिलाफत समिति के सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध 4 चरणों में असहयोग आंदोलन चलाया जाएगा। सरकारी उपाधियों का बहिष्कार, सरकारी सेवाओं का त्यागपत्र, पुलिस और सेना में सेवा से इनकार और अंततः
करों का भुगतान न करना यानी कि नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस। 9 जून 1920 को इलाहाबाद में खिलाफत समिति ने सर्वसहमति से असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव स्वीकार किया और गांधी जी से इसका नेतृत्व करने का अनुरोध किया। आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को देशव्यापी हड़ताल से की गई, जो अत्यंत सफल रहा और इसके बाद असहयोग आंदोलन को व्यापक समर्थन मिलने लगा। इसी पृष्ठभूमि में गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कांग्रेस के सामने 3 प्रमुख मुद्दे रखे: पंजाब में हुए अत्याचार यानी कि जलियांवाला बाग मैसेकर, खिलाफत के साथ हुआ अन्याय और स्वराज की प्राप्ति। अपने पत्र यंग इंडिया अपने आर्टिकल में गांधी जी ने घोषणा की कि इस आंदोलन के माध्यम से वे 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त कर सकते हैं। इस विषय पर चर्चा के लिए 4 से 9 सितंबर 1920 को कलकत्ता में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया। यहाँ गांधी जी के असहयोग कार्यक्रम पर चर्चा हुई। मुख्य विरोध चित्तरंजन दास के नेतृत्व में हुआ, विशेषकर विधान परिषदों के बहिष्कार के प्रश्न पर। गांधी जी चाहते थे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के और लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन को बाइकॉट किया जाए, लेकिन चित्तरंजन दास चाहते थे कि हम असेंबली के इलेक्शन को बाइकॉट ना करें और इसी को लेकर इस सेशन में विवाद था। असहयोग कार्यक्रम में सरकारी उपाधियों का त्याग, सरकारी स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार, न्यायालयों और विधान परिषदों का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना, पंचायती न्यायालयों की स्थापना तथा खादी और स्वदेशी वस्त्रों का प्रोत्साहन देना शामिल था। इस कार्यक्रम को दिसंबर 1920 में नागपुर में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में स्वीकृति प्रदान की गई। दिलचस्प बात यह है कि असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रस्ताव चित्तरंजन दास ने ही प्रस्तुत किया और जैसा कि हमने पहले देखा था कि कलकत्ता के सेशन में सबसे ज्यादा ऑपोजिशन उन्हीं ने ही लीड किया, लेकिन नागपुर के सेशन में वही इसको पास करवाते हैं। प्रस्ताव में यह तय किया गया कि आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के इंस्ट्रक्शंस पर। अंतिम चरण में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जाना था यानी कि सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन, जिसमें करों का भुगतान न करना भी शामिल था। नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस संगठन में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। कांग्रेस को जिला और गांव स्तर तक संगठित किया गया। 15 सदस्यों वाला कार्य समिति का गठन किया गया। प्रांतीय कांग्रेस समितियां को भाषाई आधार पर पुनर्गठित किया गया यानी कि लिंग्विस्टिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी। गांव और मोहल्ला स्तर पर समितियां बनाई गई। सदस्यता शुल्क 4 आना प्रतिवर्ष किया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करें और ज्यादा से ज्यादा लोग कांग्रेस के मेंबर बन सकें। और हिंदी भाषा के उपयोग को बढ़ावा दिया गया। इसी समय तिलक स्वराज कोष के लिए 1 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा गया। याद रखिएगा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को फंड करने के लिए तिलक स्वराज फंड बनाया गया था। गांधी जी ने इस ऐतिहासिक प्रस्ताव में पहली बार राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में अनटचेबिलिटी के इशू को भी उठाया था। अब कांग्रेस का घोषित लक्ष्य था शांतिपूर्ण और वैध तरीके से स्वराज की प्राप्ति। और पहले जहां पर अगर हम कांग्रेस का गोल देखते थे, जहां पे मॉडरेट डोमिनेट करते थे, वो हुआ करता था अटेनमेंट ऑफ स्वराज थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स। तो यहाँ पर एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। असहयोग आंदोलन की वास्तविक शुरुआत जनवरी 1921 में हुई। मार्च 1921 में विजयवाड़ा में आयोजित ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को निधि संग्रह यानी कि कलेक्शन ऑफ फंड, सदस्यता अभियान और चरखों के वितरण पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया गया। तिलक स्वराज कोष के लिए निर्धारित लक्ष्य से अधिक धन एकत्र हुआ और 1 करोड़ रुपए से भी अधिक राशि जुटाई गई। देश भर में चरखा लोकप्रिय हुआ और खादी राष्ट्रीय आंदोलन का पहचान बन गया। 8 जुलाई 1921 को कराची में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन में मौलाना मोहम्मद अली ने घोषणा की कि मुसलमानों के लिए ब्रिटिश सेना में सेवा करना धार्मिक रूप से अनुचित है, जिसके बाद उन्हें और अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। 4 अक्टूबर 1921 को गांधी जी सहित 47 प्रमुख कांग्रेसी नेताओं ने एक घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें नागरिकों और सैनिकों से
इस दमनकारी सरकार यानी कि ब्रिटिश सरकार से अपने संबंध समाप्त करने का आह्वान दिया गया। तो इस तरह से इस मूवमेंट में हमें हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी देखने को मिलता है। एक तरफ मोहम्मद अली कहते हैं कि आप ब्रिटिश सेना में सेवा ना करें, तो वहीं कांग्रेस भी और गांधी जी भी कहते हैं, सभी सिविलियन से कहते हैं कि आप भी गवर्नमेंट को बॉयकॉट करें। 17 नवंबर 1921 को जब प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए तो पूरे देश में हड़ताल आयोजित किया गया। गांधी जी ने मुंबई में राष्ट्रवादी उद्योगपति उमर शोभानी के एल्फिंस्टन मिल परिसर में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। असहयोग आंदोलन के प्रभाव से देश के विभिन्न भागों में अनेक स्थानीय जन आंदोलन भी उभर कर सामने आए, जिसे हम अपने अगले टॉपिक में कवर करेंगे, अगले वीडियो में कवर किया जाएगा। दिसंबर 1921 में अहमदाबाद में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि जनसाधारण से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करने का अंतिम अधिकार गांधी जी का होगा। इसके अंतर्गत फरवरी 1922 में गुजरात के बारडोली में कर ना देने का प्रयोगात्मक अभियान यानी कि नो टैक्स या नो रेवेन्यू कैंपेन शुरू करने की योजना बनाई गई। लेकिन इससे पहले ही एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे आंदोलन का दिशा बदल दिया। 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा कांड हुआ, जिसमें उग्र भीड़ ने पुलिस थाने को आग लगा दी और 22 पुलिसकर्मी मारे गए। गांधी जी ने इस हिंसक घटना को आंदोलन की अहिंसक नीति के विरुद्ध मानते हुए फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लिया। इसके बाद बारदौली प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें राजनीतिक आंदोलन से पहले रचनात्मक कार्यक्रमों यानी कि कंस्ट्रक्टिव वर्क पर बल देने की बात कही गई। 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें 6 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई। औपचारिक रूप से कांग्रेस के नेतृत्व वाला यह असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। हालांकि कई स्थानों पर स्थानीय स्तर पर इसकी गतिविधियां कुछ समय तक जारी रही। इसी अवधि में खिलाफत आंदोलन भी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। यह आंदोलन मुसलमानों के बीच एक गहरी धार्मिक भावनाओं को जगाने में सफल रहा, लेकिन कुछ स्थानों पर इसके नकारात्मक परिणाम भी सामने आए, खासकर हिंदू मुस्लिम राइट्स उभर कर आए। इसका सबसे गंभीर उदाहरण मालाबार क्षेत्र में हुआ मोपला विद्रोह था। इसके अतिरिक्त खिलाफत समिति के भीतर भी गुटबाजी बढ़ने लगी। अंततः तुर्की में हुए राष्ट्रवादी परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप 1924 में खिलाफत संस्था को ही समाप्त कर दिया गया। इसके साथ ही भारत में खिलाफत आंदोलन का भी अंत हो गया। तो इस प्रकार खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक व्यापक जन आंदोलन का रूप दिया। यद्यपि ये आंदोलन अपने घोषित लक्ष्यों को तुरंत प्राप्त नहीं कर सके, फिर भी इन्होंने भारतीय राजनीति को गहराई से प्रभावित किया और राष्ट्रीय आंदोलन को नई दिशा प्रदान की। तो यह था आज का टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के राइज से पहले जितने भी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में पॉलिटिकल ट्रेंड्स उभर कर आए, जैसे कि स्वराजिस्ट, नो चेंजर्स, भगत सिंह का राइज, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इन सभी को कवर करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो आप सभी को टाइम से मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।